हेलो बच्चों। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। ये लास्ट ईयर के पेपर में जो हमारा सोशल साइंस का पेपर था 10th क्लास का 2024 का, उसके हर एक सेट में हमें ऐसा एक पेपर दिखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। सो आप आने वाले एग्जाम के अंदर इसका आंसर सही तरीके से दे पाओ, उसके लिए मैं यहाँ पे एक ट्रिक एंड टेक्निक लेके आया हुआ हूँ। इफ यू कैन रिमेंबर दैट ट्रिक, you can easily solve this question. So let's see the how to solve such questions with the help of that trick. आइए देखते हैं कि कैसे हम उन क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ अ टेक्निक हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आप यहाँ ध्यान दीजिए, जो ये पावर है, अगर आपने पढ़ा होगा तीन लिस्ट के बारे में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इन लिस्ट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में बताया गया हुआ है। हमारे पास तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, एंड लास्ट में एक रेशियो डिग्री भी है, बट वो क्या होता है मैं बाद में बता दूंगा। बट आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है, ये तीन लिस्ट क्या होती है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। यूनियन लिस्ट में जो पावर दी गई है, यूनियन लिस्ट के जो एग्जांपल्स है जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उसको याद रखने के लिए मैं आपके पास ट्रिक लेके आया हूं। बी सी डी ई एफ, बी सी डी ई एफ, ये टेक्निक लेके आया हूं। अब देखो बी, अब यहां पे देखना मैं बिनोमी के बनाया हूं और अब आप कैसे इसे सॉल्व करोगे। बी फॉर बैंकिंग, सी फॉर कम्युनिकेशन, डी फॉर डिफेंस, E for extradition and F for foreign affair। अब एनसीईआरटी में ये E नहीं लिखा है, बट E is also the part of यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वैसे बहुत सारे सब्जेक्ट है, बट जितना आपके एनसीईआरटी में दिया है आपको उतना ही याद रखना है। यहाँ पे मैंने E इसलिए इंक्लूड कर लिया ताकि हमारा फ्लो बन जाए, B C D E F। B for banking, C for communication, D for defense, E for extradition and F for foreign affair। I can write here as well, but I don't have that much enough space, that is the reason I haven't written that। देन स्टेट लिस्ट की बात करेंगे तो स्टेट लिस्ट के अंदर हमारे पास एग्जांपल टेक्निक है, ट्रिक है, एसीपीटीआई। पुलिस में दो पोस्ट होती हैं, एक एसीपी होता है, एक टीआई होता है। तो एसीपीटीआई आप ध्यान रखना। अब इसकी एग्जांपल के बारे में देखते हैं। ए फॉर एग्रीकल्चर, सी फॉर आपका यहाँ पे कॉमर्स, पी फॉर पुलिस, टी फॉर ट्रेड एंड आई फॉर इरिगेशन। ये मैं टेक्निक के थ्रू आपको बता रहा हूं। वैसे तो आप लॉजिकली भी याद कर सकते हो, बट कहीं कहीं पे आप लॉजिकली गलत हो सकते हो। एंड आई वांट 100% एक्यूरेसी, दैट इज द रीजन दिस टेक्निक will give you the 100% accuracy in the board examination. I am again repeating in state list: A for agriculture, C for commerce, P for police, T for trade and I for irrigation. Done? Now let's talk about the concurrent list. Concurrent list में आप एक चीज ध्यान रखोगे, हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट्स आर गिवन इन एनसीईआरटी। दीज आर दी सब्जेक्ट्स आई हैव रिटन हियर। इसके लिए कोई खास टेक्निक तो नहीं, बट हाँ मैं आपके पास फिर भी एक ट्रिक देने जा रहा हूं, तो प्लीज जस्ट लिसन केयरफुली। जब हम बात करूंगा कॉन्करेंट लिस्ट की, तो ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में आई ओ एन आई, आई ओ एन आई, आई ओ एन आई, आई ओ एन आई, there are will be high chances that they are the part of concurrent list। जैसे देखो ट्रेड यूनियन लास्ट में ION आ रहा है, एजुकेशन लास्ट में ION आ रहा है, अडॉप्शन लास्ट में ION आ रहा है, सक्सेशन लास्ट में ION आ रहा है। अब बचे दो और सब्जेक्ट, एक तो मैरिज हो गया एंड एक फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ी सी कहानी सुन लो, क्लियर हो जाएगी बातें। देखो फैमिली लॉ ना, जो भी फैमिली लॉ होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। इवन सक्सेशन, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, दीज ऑल आर दी फैमिली लॉ। फैमिली लॉ क्या होते हैं सर? ऐसे लॉ जो फैमिली से डील करते हैं, फैमिली बसाने से डील करते हैं, उसे हम फैमिली लॉ को कहते हैं। ऑल द फैमिली लॉ आर पार्ट ऑफ concurrent list। मैरिज इज आल्सो रिलेटेड टू द फैमिली, सो इट विल बी द पार्ट ऑफ concurrent list। एक और बचा यहाँ पे फॉरेस्ट। सर फॉरेस्ट की क्या कहानी है? फॉरेस्ट के बारे में ध्यान से सुन लो। अभी बात कर रहे थे फॉरेस्ट के बारे में। तो देखो फॉरेस्ट की स्टोरी ऐसी है कि जो फॉरेस्ट पहले ना पार्ट था किसका? स्टेट लिस्ट का। जब वो स्टेट लिस्ट का पार्ट होगा तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ कैसे बना सकती है? क्योंकि इंदिरा गांधी वॉज लवर ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल्स, उन्हें उनके प्रोटेक्शन के बारे में उनके लिए एफर्ट लेना था। नियर बाय मैं 1972 की बात कर रहा हूं, जब आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 2 ज्योग्राफी, तो तब की बात कर रहा हूं। क्योंकि वो लॉ नहीं बना सकती थी फॉरेस्ट के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया, स्टेट लिस्ट से फॉरेस्ट को डाल दिया कहां? कॉन्करेंट लिस्ट में। तो forest, this is how forest came in concurrent list, and you all know that anything which is the part of concurrent list उस पर law state government भी बना सकती है and central government भी बना सकती है। This is the, you can say, the good thing about the concurrent list।
एक और बच गया हमारे पास, हो गया रेसिड्यूरी। यहाँ तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये समझ लो रेसिड्यूरी क्या होता है। तो ध्यान देना, रेसिड्यूरी का मतलब होता है, रेसिड्यूरी लिस्ट का मतलब होता है वो पावर जो बच गई, जैसे कुछ तो इसमें लिख दिया, कुछ इसमें लिख दिया, कुछ इसमें लिख दिया, बट अगर फिर भी कुछ रह गया तो उस पर कौन लॉ बचाएगा? बचा हुआ, रेस्यूड, रेस्यूड बचा हुआ कौन बचाएगा? बचे हुए बोल सकते हो चीजों पे कौन लॉ बनाएगा? तो उसकी पावर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो बच गया, अगर इन सबसे कुछ बच गया ना, तो उस पर लॉ बनाने का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। दैट्स इट, इतना ही था। तो यूनियन लिस्ट में जितनी भी चीजें लिखी उस पर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट में जितनी भी चीजें लिखी हुई उस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, कॉन्क्रीट लिस्ट में जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं उस पर स्टेट भी लॉ बना सकता है, यूनियन भी लॉ बना सकता है। अब जब रेसिड्यूरी की बात करेंगे तो बची खुची हुई चीजें होंगी, तो उस पर लॉ बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ रहेगा किसका? सेंटर का। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट टॉपिक। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आता है, बी रेडी। थैंक यू सो मच।